नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, बहुत लंबा अनुभव है आपके पास डिफेंस कवर करने का, डिप्लोमेसी का। आपने चूंकि भारत में तो वही संसद से लेकर के और सब सरकार तक आपने सब कवर किया है। एक बहुत बड़ी बैठक हो रही है जिसको बहुत अहम माना जा रहा है दुनिया के लिहाज से, दुनिया में शांति स्थापना के लिहाज से। इस्लामाबाद के अंदर जो सीज फायर को लेकर के हफ्ते 10 दिन से धमकियों का खेल चल रहा है, उस सीज फायर को फाइनली एक रूप देने की कोशिश शायद इस्लामाबाद में हो रही है। जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी जो है वो डेलीगेट्स वहां पहुंचे हुए हैं। ईरान के स्पीकर के नेतृत्व में ईरानी डेलीगेट वहां पहुंचा हुआ है। कुछ और देश के लोग भी हैं, शायद उसमें क्या है वो बताइएगा मुझे। और पाकिस्तान उसकी मध्यस्थता कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, उसकी मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है। वो पाकिस्तान जो दुनिया में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है और इसको लेकर के भारत में अक्सर चुनाव जीत लिए जाते हैं, वो पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। सर, सवाल मेरा ये है सीधे सीधे, ये सीजफायर की जो बैठक है सब कितनी सफल होगी होगी कि नहीं होगी? पहले से ही सब कुछ प्लान्ड है ट्रंप की तरफ से? क्योंकि ट्रंप की जो हरकतें हैं, जो करतूतें हैं, वो कुछ ऐसी इसी ओर इशारा कर रही हैं। ठीक इस बैठक के शुरू होने के पहले ट्रंप साहब की पत्नी का एप्स्टीन का जिक्र करके वीडियो जारी कर देना, फिर उसके बाद उधर इजराइल जो है वो लगातार अपने मंसूबे दिखा रहा है कि तुम्हारी हम कुछ सुनेंगे नहीं, लेबनान पे अटैक जारी है। ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्या वो ये बता रही हैं कि ये सीज फायर की बैठक सफल होगी? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपको भी सारे दर्शकों को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि हम निराशावादी लोग नहीं हैं, हम हमेशा आशावादी लोग हैं और युद्ध के बहुत सख्त खिलाफ हैं। युद्ध चाहे कहीं भी हो, कोई भी करे, उससे मानवता का भला कभी नहीं होता। हम पहले दिन से ये बात लाइन हमारी क्लियर है, चाहे वो यहाँ की बात हो चाहे वो यूक्रेन की बात हो। आपने कहा इस युद्ध में पिछला तजुर्बा हमारा क्या कहता है या ओवरऑल जो परिस्थितियां हैं। राम प्रकाश जी, बहुत भारी मन के साथ एक बात की शुरुआत करनी पड़ रही है कि ये बातचीत केवल और केवल एक दिखावा है, नौटंकी है, एक भ्रम फैलाने की कोशिश है, ट्रंप को एक बार फिर शांति का उपासक साबित करने के लिए। बातचीत के लिए सबसे पहले जरूरी क्या चीज होती है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाए कि जिसमें दोनों पक्षों को थोड़ा सा एक टेम्पर लो के साथ मार के उसमें आए बातचीत में, ना कि हाई टेम्पर्स के साथ है। एक तरफ ट्रंप जिस तरह की बातचीत वहां पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, हारमुज को लेकर के और सारी चीजों को लेकर के, न्यूक्लियर को लेकर के। दूसरी तरफ जो जेडी वेंस ने चलने से पहले कहा कि हमने तो उनका 10 सूत्री जो भी था उसको ट्रैश में फेंक दिया था, सारी बात। और उस सारे से ऊपर जो इसका मेन प्लेयर है, एक चीज आपको अब स्वीकार करनी पड़ेगी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, कि इस गेम का असली प्लेयर अमेरिका नहीं इजराइल है। अब तो आपको मेरे ख्याल कोई शक नहीं रहा होगा कि पूरा ऑपरेटर वो है, ट्रंप तो केवल उसके पिछलग्गू है और ट्रंप कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड है। अब ये कुछ कहने सुनने को इसमें बहुत कुछ बचा नहीं। मुझे एक बात बताइए, जब आप बातचीत के लिए जाते हैं तो एक बेहतरीन माहौल के साथ बातचीत के अंदर जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ट्रंप अगर चाहे तो एक टेलीफोन कॉल में नेतन्याहू को लेबनान पर जो है बमबारी रोकने के लिए नहीं बोल सकता क्या? क्यों नहीं बोल रहा हूं? एक। दूसरा, जैसे ही उसने परसों रात को प्रेशर किया था, परसों आपको याद होगा जब ट्रंप से बात की, उसने खुद ही बताया कि आई स्पोक टू बीबी दिस एंड दैट व्हाटएवर। उसके तत्काल बाद क्या परिस्थितियां हुई कि लेबनान पर कम करने की बजाय साउथ लेबनान पर हमले बढ़ गए। एक। और हालत ये हो गई कि चंद घंटों के बाद ट्रंप की बीवी को मैदान में आकर के व्हाइट हाउस में एक वीडियो जारी करना पड़ा, एक बयान जारी करना पड़ा कि मेरा एप्स्टीन से कोई संबंध नहीं। इसका मायने नहीं समझे हम लोग। इसके मायने सीधे हैं, अगर ट्रंप ने हल्का सा भी दबाव बनाने की कोशिश की, पूरी दुनिया के अंदर मेलानिया के बारे में क्या क्या छपेगा समझ में नहीं आएगा। ट्रंप को डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। खुद के बारे में तो है ही है, साथ में मेलानिया का। तो अभी तक आप पूरी दुनिया क्या देख रही थी कि ट्रंप कंप्रोमाइज्ड है। अब मेलानिया को भी उन सवालों के दायरे में कहीं ना कहीं वो ले आए खुद ही, क्योंकि ट्रंप को ये अच्छे से पता है कि दूध का दूल्हा ना वो है ना उसका पूरा का पूरा सिस्टम है। ठीक वैसी परिस्थिति में सर, वो तो आके उन्होंने तो यही सफाई दी कि उनका कोई संबंध कभी रहा नहीं और ये सब कुछ। और वो तो जो लोग थे जो जिन्होंने पब्लिश किया ये सारी चीजें, उनसे माफी मांगने की बात कर रही हैं। तो क्या ये इन सब चीजों के पीछे भी इजराइल है क्या कि नहीं आप चलिए बयान दीजिए, नहीं तो हम पब्लिश कर देंगे, हम वीडियोस डाल देंगे, हम फोटोग्राफ्स डाल देंगे दुनिया के सामने? नहीं नहीं नहीं, इसराइल जो कुछ करने वाला है उसको प्रीएम्प्ट किया है। अब कल भी हम और आप बात करते इस बात पे कि मेलानिया ने उसको प्रीएम्प्ट किया है कि इससे पहले कोई नुकसान हो आप पहले ही पल्ला झाड़ लीजिए। और जो कुछ मेलानिया ने कहा था
वो सारी कितनी गलत चीजें हैं, वो फोटोग्राफ से लेकर के वो सारी ईमेल हमने कल भी दिखाई थी। आप उचित समझे तो बेशक आज भी दिखा दीजिएगा। तो जो व्हाइट हाउस का राष्ट्रपति और उसकी फर्स्ट लेडी जो कंप्लीटली कंप्रोमाइज हो, मेल के ऊपर साफ है जेफरी एप्स्टीन की प्रशंसा कर रही है, वो वहां पे उसके आइलैंड पर जाने की बात कर रही है और बयान में ये कह रही है, वो सारा दिखाया हमने कल, सब कुछ दिखा दिया। तो उसके बावजूद भी अगर वो कह रही है कि मेरा कोई संबंध नहीं है, तो इसका मतलब ये मानिए कि ट्रंप थोड़े वाले झूठे हैं, वो शायद उनसे आगे निकल के झूठ बोल रहे हो। और यही सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप है इजराइल के पास। बिना वो बात कहे ट्रंप भी समझ रहे इस बात को, और नेतन्याहू जानते हैं कि ये आदमी जानता है अंदर से कि करना क्या है। इसीलिए उसने देखिए युद्ध विराम होने के बावजूद एक बार भी उसने इजराइल को रोकने की कोशिश नहीं की कि आप ये मत कीजिए, माहौल खराब मत कीजिए। तो ही इज ए कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड मैन। इसीलिए मैं कहता हूं राम प्रकाश जी कि ये जो बातचीत चल रही है पाकिस्तान के अंदर, ये केवल एक आईवाश है। इससे पहले ट्रंप की टोन देखिए, किस तरह की बातचीत कर रही है। मैंने एक वो वीडियो भेजा है छोटा सा, अगर आप दिखाना चाहें तो, कि किस तरीके की शर्तें लगा रहा है वो व्यक्ति। ठीक, कभी हरमुज की बात को लेकर के ट्वीट करता है, मैंने वो ट्वीट भी भेज दिया आपको। किस तरीके से इजराइल की जो हरकतें हैं अंदर खाने, जो पर्दे के पीछे से और सामने भी, और ईरान ऊपर से क्या कह रहा है। ईरान ने इस पूरे मामले में, आपने अभी तक देखा कहीं भी कोई ऑफेंसिव पोस्टर दिखाया हो, कहीं भी कोई एग्रेशन दिखाया हो? बहुत रास्ते की बात कह रहे हैं, रीजनेबल बात कह रहे हैं, लॉजिक और रीजनिंग की बात कर रहे हैं। ट्रंप और वेन से लेकर के चाहे नेतन्याहू चाहे कोई भी हो, उनकी किसी भी बात में आपको कोई सिरा कोई पैर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ये जरूरी है कि एक बार ट्रंप का लेटेस्ट जो वीडियो है एक बार वो दिखवा दीजिए दर्शकों को। ट्रंप से जब ये पूछा गया कि आपके हिसाब से बेहतर डील क्या है, तो ट्रंप साहब का जो जवाब है वो सुन लीजिए एक बार, फिर हम आते हैं, सुनाइए जरा। No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. Strait of Hormuz as well? Yeah, but that'll open up automatically. The answer is yes, but the strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be, I would say this, we will have that open fairly soon. जी, ट्रंप साहब ने जो शर्तें रखी हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं सर, मैच तो पूरा कर ही रहा है। जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं वो तो इस समय मैच कर रहा है। राम प्रकाश जी, पिछले साल जून में जब अटैक किया था कनाडा से G7 से वापस लौट करके, उसके बाद क्या घोषणा की थी कि हमेशा के लिए ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है और उसको कई दशक लगेंगे वहां तक दोबारा पहुंचने में। ठीक, पिछले साल जून में हो गया था, तो इस साल फरवरी में अटैक करने की क्या जरूरत पड़ी परमाणु पर? बता दीजिए मुझे एक बार। वो तो कहता 25 साल लगेंगे, ये तो 1 साल भी नहीं लगा। पहली बात, जिस समय ये हमला किया गया 28 फरवरी को, आपको याद है उस समय ओमान की मध्यस्थता के अंदर पूरी की पूरी बातचीत चल रही थी और ब्रिटिश डिप्लोमेट ने ये बात कंफर्म की, किसी और ने नहीं, ओमान ने तो की। ब्रिटिश डिप्लोमेट जो कि अमेरिका के बहुत समय से साझेदार हैं, उन्होंने क्या घोषणा की कि हम तो हैरान रह गए कि ईरान इस तरह की भी ऑफर कर सकता है कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे न्यूक्लियर के लिए। ये बात 28 फरवरी की है राम प्रकाश जी, और 2 मार्च को दोबारा मीटिंग होनी थी। 28 फरवरी को क्या हुआ, जब पूरे का पूरा तैयार थे वो लोग, उसके बावजूद अटैक किसने किया? इजराइल और अमेरिका ने किया। किसमें किया? खामनेई साहब से लेके पूरी टॉप लीडरशिप उड़ा दी। किस उपलक्ष्य में? जब वो खुद ही मान गए थे कि न्यूक्लियर हम वो नहीं करेंगे, और उसके खिलाफ तो बाकायदा फतवा खामनेई साहब जारी कर चुके थे, उसको इस्लाम के खिलाफ बता चुके थे। फिर हमला किसने किया था? एक। दूसरा सवाल, आपके पहले सवाल का जवाब मुझे लगता आ गया होगा कि परमाणु को लेकर के इनकी नीति क्या है। दिस इज ए ब्लडी फ्लिप फ्लॉप और कुछ भी नहीं। फिर आपने कहा, जो सवाल का जवाब दिखाया, क्या कहा इन्होंने, मैं कोट एंड कोट बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सबसे पहली शर्त है परमाणु हथियार नहीं। आप जानते हैं, मुझे लगता है सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन हमने इसे कभी मानदंड नहीं बढ़ाया। परमाणु हथियार नहीं, यही 99% शर्त है। जो अपने क्या नाम है हरमुज को लेकर के कहा, लेकिन यह तो अपने आप खुल जाएगा, जलडमरू बद्दे खुल जाएगा। अगर हम चले जाते हैं तो जलडमरू बद्दा खुल जाएगा, अन्यथा उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए ये खुल जाएगा। लेकिन हमारे पास परमाणु हथियार नहीं है, फिर भी हम जलडमरू बद्दे खोलेंगे। यह मत भूलिएगा कि जलडमरू बद्दे का उपयोग हम नहीं करते हैं,
अन्य देश इसका उपयोग करते हैं, इसलिए अन्य देश आगे और ये मदद करेगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि हार्मुज तो पहले खुला ही था, बंद किसने करवाया? दोनों चीजों पे आ जाइए ना आप मेरिट। आप कह रहे रिजीम चेंज करना था, खामनेई साहब की मौत होगी, कर दिया आपने रिजीम चेंज। एक परमाणु की बात आई, वो खुद ही कह रहे थे कि हम नहीं मैनेजमेंट करेंगे, उसके बाद आपने पिछले साल हमला किया, इस बार फेर कर दिया, अब भी कह रहे हैं कि परमाणु नहीं। आप चाहते क्या है? आप कुछ नहीं चाहते, आप कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड हैं। आप नेतन्याहू के यहां बिके हुए हैं और आपकी कमजोरनेस उसके पास है, इसलिए वो आपकी हर चीज के साथ, और हकीकत में तो आशीष राम प्रकाश जी मानिएगा, वो आदमी अमेरिका की इज्जत के साथ खेल रहा है, अमेरिका की विश्वसनीयता के साथ खेल रहा है। ये बात आपको देखनी पड़ेगी। पिछले साल ट्रंप ने क्या कहा था कि बेवकूफी भरे युद्धों को समाप्त करते हुए सत्ता में वो आया था वापस, और आते ही अमेरिका के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक रूप से आत्मघाती युद्धों में से एक शुरू किया उसने। कौन सा? ईरान पे अटैक करके। किसके कहने से? इजराइल के कहने से। अमेरिका का कोई स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था? नहीं था। अमेरिका क्या अचीव करना चाहता है कुछ पता है? कुछ नहीं पता। केवल एक चीज कि नेतन्याहू पिछले 3 राष्ट्रपतियों से लगातार प्रयास कर रहा था कि ईरान पे हमला कर दिया जाए। कल तो उनके एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बता दी बात, किसी राष्ट्रपति ने बात नहीं की, लेकिन ट्रंप कंप्रोमाइज था तो इसलिए उसने इनकी बात मान ली। तो युद्ध के अंदर घुस गया वो। उसने अमेरिका की जो ग्लोबल पावर थी उसकी शक्ति को ना केवल कमजोर किया है, अमेरिका के धार्मिक शासन को केवल कमजोर किया है, बल्कि जो पूरी की पूरी परिस्थिति थी, इसका सारे का सारा लाभ किसको हो रहा है? इसका पूरा लाभ या तो चीन को हो रहा है, रणनीतिक लाभ अगर आप बात करेंगे, इसका लाभ रूस को हो रहा है, और अगर मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया की बात करोगे तो सबसे बड़ा लाभार्थी, सब कुछ नुकसान होने के बाद भी, सब कुछ नेस्तनाबूद होने के बावजूद भी, सबसे बड़ा लाभ किसको हो रहा है? ईरान को। आप कुछ भी करके चले जाइएगा, ईरान हमेशा के लिए यहां का लीडर स्थापित हो गया। जिस तरीके से उसने 40 दिन तक अमेरिका के नाक में दम किया, इसराइल को कोहनी पे ला दिया, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ट्रंप की इस एक बेवकूफी ने अमेरिका की जो अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता थी, जो मैंने आपको पहले कहा, और उसकी जो प्रतिष्ठा थी, उसको मिट्टी में ऑलरेडी मिला दिया है। और आप तय मान करके चलिएगा, आपने जो शुरुआत में बात की थी कि इस बातचीत का क्या होगा, बहुत भारी मन के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि किसी भी सूरत के अंदर नेतन्याहू इसको सफल नहीं होने देगा, एट एनी कॉस्ट। और यही सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि सामने बातचीत कर रहा है अमेरिका, और रिमोट कंट्रोल किसके पास है? नेतन्याहू के पास। और बातचीत के दौरान वो कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है साउथ लेबनान के अंदर। तो ये सोचिए, ये माहौल बनाने की बात है या माहौल बिगाड़ने की बात है? सर, अब ये जो वीडियो में जैसे अभी हमने ट्रंप को कहते हुए सुना, या इसके अलावा भी जो वो बयान दे रहे हैं हार्मुज को लेकर के, ये हार्मुज एक समय जो ईरान के लिए ईरान को बेसिकली दबाने के लिए अमेरिका इस्तेमाल कर रहा था, अब उसी हार्मुज का इस्तेमाल अमेरिका इस युद्ध को फिर से शुरू करने के लिए करता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि वो बार बार जिस तरीके से ट्रंप पलटी मारते हैं हार्मुज को लेकर के, कभी अभी इन्हीं का बयान था कि हार्मुज से हमारा कोई लेना देना नहीं, ईरान जो चाहे करे, वो अपने जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए टोल लगा रहा है तो टोल लगा सकता है, ये सारी चीजें कह रहे थे। फिर अब कह रहे हैं कि नहीं, हार्मुज को खुला रखना चाहिए, फिर कह रहे थे हार्मुज नहीं खुला तो बातचीत नहीं होगी, फिर उन्होंने कहा कि हार्मुज जो है वो हम खोल करके रहेंगे, ईरान उस पर टोल नहीं लगा सकता है। और अब ये बयान जो आपने सुना, क्या हार्मुज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ट्रंप इस सीज फायर को फेल करने के लिए कर रहे हैं नेतन्याहू के दबाव में, ताकि क्योंकि भाई कोई तो बहाना चाहिए ना। तो अभी अगर लेबनान पे जैसे ईरान कह रहा है कि भाई हम बिना उस लेबनान पे सीज फायर किए हम बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, ट्रंप कहेंगे हम हार्मुज पे टिके रहेंगे, हार्मुज से हमारा जहाज गुजरता नहीं, लेकिन हम दुनिया के लिए स्थापित करेंगे, मानवता दिखाएंगे। इससे क्या दुनिया के दूसरे, 2 सवाल हैं इसमें सर, दुनिया के क्या दूसरे देश जो हार्मुज को लेकर के प्रभावित है वो भी झुकेंगे ट्रंप की तरफ? नहीं राम प्रकाश, देखिए ट्रंप का खेल ये है कि उसको कुछ पता नहीं, वो कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है, और कंप्रोमाइज्ड आदमी के पास कोई लॉजिक नहीं होता, कोई रीजनिंग नहीं होती, कोई विजन नहीं होता। एक्चुअल खेल समझिए, बहुत साधारण शब्दों में, साधारणतम शब्दों में बताता हूं। जो काम वेनेजुएला में इसने 2 घंटे के अंदर कर दिया अमेरिकन ऑपरेशन के जरिए, इसको उस भाई ने, नेतन्याहू ने, जो शुरू में आया वो फरवरी के अंदर, 11 फरवरी को व्हाइट हाउस का जो सिचुएशन रूम है वहां उसने इसको एक प्रेजेंटेशन दिखाई, और उस प्रेजेंटेशन में ये बता दिया कि ये तो चंद घंटों का काम है, एक अटैक करेंगे, टॉप लीडरशिप मारेंगे और रिजीम चेंज कर देंगे, और वेनेजुएला में तो आप उठा करके लाए थे, यहां वहीं पे ध्वस्त किया कर दिया जाएगा और सारा तेल आपका।
आप सोचिएगा, वेनेजुएला और ईरान के पास पूरी दुनिया का 1/3 तेल है, पूरी दुनिया का। और वैसी परिस्थिति में ट्रंप के मुंह में ला रहा है, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा चीज क्या है? तेल जहां मिले अपने पहुंच जाओ वहां पर, हर चीज उसका यही है। जो परिस्थिति यहां पर होनी थी, वो तमाम अमेरिकन जनरलों को ये बात पता थी कि ये गलत करने जा रहे हैं, उन्होंने विरोध भी किया। जिस चीफ को हटाया चीफ ऑफ स्टाफ का, उसने भी कहा कि हार्मूज सबसे बड़ी प्रॉब्लम बढ़ेगी, हार्मूज बंद कर दिया, हमारे पास कोई विकल्प नहीं। अब ये जो हार्मूज हार्मूज कर रहे हैं ना, तो ये एक फॉल्स फ्लैग है राम प्रकाश जी, इसकी असलियत में जाइए आप। ट्रंप का पहला और आखिरी एम है ईरान के तेल पर कब्जा करना, ठीक वैसे ही जैसे उसने इराक पे के तेल पर कब्जा कर रखा है कि तेल बेचेगा इराक और पैसा जमा होगा न्यूयॉर्क के बैंक के अंदर, और फिर वो जैसे चाहे वो करेंगे। ईरान के अंदर ना ये पहले संभव था, ना ये अब संभव है, और ना ये कभी आगे संभव हो पाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं कन्विक्शन के साथ आपको कह रहा हूं। उनके खामनेई साहब चले गए, पूरी टॉप लीडरशिप चली गई, सेकंड लाइन लीडरशिप चली गई, थर्ड लाइन में बहुत सारे लोग चले गए, लारीजानी जैसे लोग चले गए। आपने उनके अटैक में और किसी भी तरीके के डिप्लोमेटिक एफर्ट में कहीं कोई कमी मिली आपको? कहीं कोई कोऑर्डिनेशन की कमी मिली? और अंत में आखिर आते आते जब श्रीमान जी ट्रंप सभ्यता मिटाने चले थे आज रात को, उस दिन आपने रिस्पॉन्स देखा था। 9 करोड़ का देश है, 1,55,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया कि हम देश के लिए मरेंगे। ये समकालीन इतिहास का सबसे बड़ा एक ऐसा एग्जाम्पल है जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा कि ईरान के लोगों की देशभक्ति का लेवल क्या था, राष्ट्रवाद क्या होता है, ये उन्होंने दिखा दिया। और अमेरिका ने, जो आप कोई कुछ भी कहता रहे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अब ट्रंप ने पहले दिन, आप शहबाज शरीफ का बयान सुनिए, उसमें साफ जिक्र है युद्ध विराम से पहले कि लेबनान का युद्ध भी रोका जाएगा, साफ कहा गया था, ट्रंप के मुंह से भी निकला था। और उसके बाद जैसे नेतन्याहू ने बाजू मरोड़ी, साफ मना कर दिया, बैकआउट कर गया। तो इनका असली गेम किसी और, इनको ना किसी हार्मूज से मतलब, ना किसी और से मतलब है। दे वांटेड रिजीम चेंज व्हिच दे आर नॉट एबल टू फोर्स, नंबर 1। अब उनका असली खेल है कि तेल पे कब्जा हो जाए किस तरीके से। ये परमाणु तो सबको पता है भाई। खामनेई साहब ने जब ये कह दिया था कि परमाणु बम बनाना ही इस्लाम के खिलाफ है, उसके बाद कौन बनाएगा वहां पे? ये इनका बहाना है। जैसे वहां पे इराक में गए थे ना, कि वहां पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वहां पे केमिकल वेपन्स है, मिले कोई चिंगारी नहीं। तो इनका पुराना धंधा है ये तेल लूटने का। यहां पर यह कि ईरान के अंदर इनकी दाल नहीं गिल रही, तो ये फेस सेविंग, बेसिकली तो ये फेस सेविंग ग्रेस है। लेकिन सर ये जो धमकियां दे रहे हैं जिस तरीके से ट्रंप, भाई ट्रंप का ट्वीट जो है, जो उसमें वो कह रहे हैं कि भाई ईरान केवल इसलिए जिंदा है ताकि नेगोशिएशन हो सके, मतलब नहीं तो इसका क्या है? नहीं, तुम खुदा हो, करो ना। उस दिन रात को क्यों भाग गए थे? भाग लेते एक बार। आज की तारीख में राम प्रकाश जी, अमेरिका को इस आदमी ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। कोई कुछ भी कहता रहे। आप तो और मैं बहस कर रहे थे क्या कि आर्टिकल 25 संशोधन की बात करेंगे, उसको हटा देंगे, इसके खिलाफ इंपीचमेंट आएगा। वो सारी चीजें तो बाद की हो, तो एक प्रक्रिया है। लेकिन आज अगर आप स्थिति देखेंगे कि ट्रंप के सिंहासन पर भारी भूकंप ऑलरेडी ऑन है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं, क्लैरिटी हो जाएगी आपको। स्पेन किसका सबसे पुराना एलाई है? अमेरिका का। इस सारी लड़ाई के दौरान स्पेन ने क्या किया? तेहरान के अंदर अपना दूतावास दोबारा स्थापित किया कि नहीं किया? ट्रंप लाइक करेगा ना इसको। फ्रांस में अपनी संप्रभुता पर पूरा कब्जा कर लिया, और फ्रांस ने, और अमेरिकी तिजोरियों में जो उसका 129 टन सोना था, वो सारे का सारा वापस, ये फ्रांस ने किया। ताइवान ने चीन विवाद को समाप्त करके दक्षिण कोरिया, दोनों को शांति का रास्ता चुन लिया। दोनों दक्षिण कोरिया के आपने देखे जिस तरीके से बॉर्डर पर मिल रहे थे। इटली ईरान के साथ सुलह की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो पूरे का पूरा एक नया वैश्विक परिदृश्य बन रहा है। और जो ये ट्रंप जिस बात की खा रहा था पूरा अमेरिका, कि एक ध्रुवीय पूरे का पूरा जो विश्व है, एक ध्रुवीय कि एक सुपर पावर, सारे उसके पिछले मुंह, उस युद्ध, उस सारे युग का अंत केवल इस एक हरकत ने कर दिया, जो नेतन्याहू के से कंप्रोमाइज होने के कारण ट्रंप ने कर दिया। अब दुनिया किसी से कोई अनुमति मांग रही है क्या कि अब ये कर ले या वो कर ले? स्पेन ने अपने आप किया, दक्षिण कोरिया ने अपने आप किया, उत्तर कोरिया के उससे सारे के सारे अपने आप कर रहे हैं। अनुमति केवल भारत मांग रहा है कि साहब हम रशिया से और तेल खरीद ले क्या? तेल खरीदने की अनुमति भारत को चाहिए। बाकी लोगों को अपनी एम्बेसी से लेकर के अपने इंडिपेंडेंट सारी के सारे फैसले लेने में दुनिया के कोई भी देश अमेरिका की तरफ कोई नहीं देख रहा। एक आपके डंकापति हैं जो इस तरह की कवायदबाजी करते हैं, बाकी सब अपने आत्मनिर्भर है सारे के सारे, ये मान करके चलिएगा। सर एक चीज हमने देखी
अब थोड़ा सा हम जरा इस्लामाबाद की बात कर लें, जिस तरीके से जेडी वांस को स्कॉट किया गया, 5-5 फाइटर जेट्स लगा करके उनको हवा में सुरक्षित किया जा रहा था। सर, पाकिस्तान किससे सुरक्षा कर रहा था जेडी वांस की? किससे खतरा था जेडी वांस को? राम प्रकाश जी, जेडी वेंस को तो कोई लंबा चौड़ा खतरा ना तो था ना हो सकता है। असली चीज थी एक पूरे का पूरा माहौल बनाने की दुनिया के अंदर। देखिए, कोई चीज होती है, निगाहें कहीं पे होती है और निशाना कहीं पे होता है। पाकिस्तान का भी गल्फ में मिलिट्री पैक्ट है, वही देश अब चिड़े हुए हैं कि ये ईरान की क्यों मध्यस्थता कर रहा है, पता है आपको सारी बात का। और जो जेडी वेंस है उनके ऊपर परिंदा पर नहीं मार सकता, ये इजराइल की औकात नहीं है। लेकिन इस पूरे में, क्योंकि कल उन्होंने रात को, आपने शाम को देखा होगा, जिस तरीके से ईरान के डेलीगेशन को एस्कॉर्ट करके लाए थे, उसके बाद वो रेसिप्रोकल सा बन जाता है। वो जो एस्कॉर्ट करके लाए थे ना, उसको आप हल्के से मत लीजिएगा। पाकिस्तान के बॉर्डर के जस्ट साथ में ईरान शुरू हो जाता है, ठीक। तो उसको लाने का मतलब क्या था कि पूरे मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया को एक मैसेज देना था कि हम एक बहुत बड़ी ग्लोबल डिप्लोमेटिक पावर है और मिलिट्री पावर भी है, देखिए हमारी दुनिया में क्या स्टेचर है। और वो इस तरीके से ईरान के डेलीगेशन को लेके आ रहे थे। उनको निश्चित तौर पे खतरा था कि इजराइल सैबोटेज कर सकता था। ये तो आपको पता है कि जो ईरान की तरफ से जो भी बातचीत में रहे, चाहे पिछले साल जून की बात कर लीजिए, अब फरवरी की बात कर लीजिए, फौज के जनरल ने तो कभी नहीं छोड़ा जो बातचीत में थे। तो इसलिए उनको तो ये सारी एस्कॉर्ट और ये सारी सुरक्षा की सुविधाएं निश्चित तौर पे डिमांड करता था समय, उनको दिया। जो जहां तक वेंस का सवाल है, वेंस को तो केवल एक होता है ना फील गुड फैक्टर देने के लिए और अपनी एक प्रोजेक्शन दिखाने के लिए कि देखिए हम अमेरिका के इतने नजदीक हैं, हमारे इतने शानदार संबंध हैं, और जेडी वेंस इज कमिंग ऑल द वे टू इस्लामाबाद फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ बातचीत एंड एवरीथिंग। तो ये सारे का सारा एक पावर प्रोजेक्शन का हिस्सा है। जो ईरान के डेलीगेशन को आप लाए वो समझ में आता था, क्योंकि उनको खतरा है वास्तव में। जो जेडी वेंस के ऊपर कौन हमला कर देगा, किसी की मजाल है क्या? तो वो केवल और केवल एक गुड फेथ, उसके अंदर गुडविल जेस्चर के तौर पर, और उसको फील गुड कराने के लिए कि जैसे ट्रंप को लिया जाता है पूरे दुनिया के अंदर तमाम मित्र देशों में, उस तरीके की एक फीलिंग दी गई। लेकिन एक चीज मान करके चलिएगा, जेडी वेंस के लिए ये क्रूशियल, ये जो बातचीत में वो उसको भेजा गया है, ये डबल ट्रैप है। डबल ट्रैप क्यों? ट्रंप बहुत शातिर आदमी है। ट्रंप ने ओपनली एक्सपोज किया कि ये आदमी युद्ध के पक्ष में नहीं था, और उसके बाद उसको बातचीत में भेज दिया। अगर ये बातचीत सफल होती है, जिसके चांसेस 2% है, 2% कह रहा हूं मैं जिम्मेदारी के साथ, तो उसका बहुत कोई श्रेय जेडी वेंस को नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा अमेरिका चाहता है बातचीत खत्म होनी चाहिए, अपने क्या नाम, युद्ध खत्म होना चाहिए, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर ये बातचीत टूट गई राम प्रकाश जी, तो सारे का सारा डिस्क्रेडिट किसको जाएगा? ट्रंप इस मामले में बहुत कलाकार आदमी है। उसने पहले कह चुके हैं, पहले कह चुका। पहले उसने क्या कहा था कि अगर ये सफल हुई तो क्रेडिट मेरा है, और अगर ये सफल नहीं हुई तो मैं तो जेडी वेंस को दोषी ठहराऊंगा। तो पहले ही कह चुका भाई। तो जेडी वेंस का कैरियर वास्तव में यहां खतरे में है। अगर वो बातचीत को सफल नहीं कर पाता है तो दिक्कत, और सफल होगी तो क्रेडिट तो वो भाई ले ही जाएगा। लेकिन सफल होने के चांस मुझे इसलिए लगते, क्योंकि जो कल मेलानिया ने किया ना राम प्रकाश जी, जिस तरीके से उसको आगे आना पड़ा, उसके बाद मान करके चलिएगा कि ट्रंप को नेतन्याहू का मैसेज क्लियर है कि अगर मेरी इच्छा के खिलाफ अगर एक कदम भी उठाया तो वो सब कुछ आ जाएगा बाहर, जिससे आप जेडी वेंस पे सर क्या दबाव नहीं होगा? जेडी वेंस पे भी तो दबाव होगा कि भाई एनी हाउ, हर हाल में किसी भी कीमत पे सीजफायर को, शांति वार्ता को जो है वो सफल बनाया जाए, अन्यथा की स्थिति में भाई अमेरिका की जनता उनको सीधा दोषी मानेगी ट्रंप के बहकावे में आकर के। नहीं राम प्रकाश, देखिए जेडी वेंस तो शुरू में, जैसे ट्रंप ने पहले ही बताया कि ये इस युद्ध के पक्ष में नहीं था, लेकिन इसने खुल के विरोध भी नहीं किया, और एग्जैक्ट कोट ये था कि पक्ष में नहीं था, और इसने ये कहा कि अगर आप फैसला करते हैं तो मैं आपका साथ दूंगा। ये तो कोई पोजीशन अदरवाइज भी नहीं होती, या तो आप पक्ष में हो या विरोध में हो। ये चमचागिरी करने वाली भाषा होती है जो आपके सामने आई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरी की पूरी बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दी। तो सवाल वो नहीं था। सवाल क्या था कि ट्रंप जिस पैमाने के ऊपर जाकर के हमला कर रहा था, वाज इट रियली रिक्वायर्ड? ओनस लाइज ऑन द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, नॉट समबडी एल्स। और अगर वेंस को ये समझ हो तो वो इस बात से बच भी सकता था कि मैं इस बीमारी में ना पड़ूं तो अच्छा है। फैसला आपने किया था लड़ने का, तो आप जाके फैसला करो। अब वेंस करेगा क्या? आप सोचिए, अकेला जेडी वेंस, और उधर कौन है? कुशनर। कौन है कुशनर? दामाद ट्रंप का, यहूदियों का नेतन्याहू के बाद नंबर 2, या कुछ और लगता है आपको? सारा खेल क्या है? प्रॉपर्टी डीलर है वो, विटकॉफ साथ है, ये सारे का सारा गैंग तो ट्रंप वाला है ना। अकेला जेडी वेंस क्या कर लेगा? और जब ट्रंप कंप्रोमाइज है तो भी जेडी वेंस क्या कर लेगा?
और उसका उदाहरण आपने कल देख लिया, मेलेनिया ट्रंप का जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, उससे ये तय हो गया था कि इस बातचीत का भविष्य क्या होगा। मैंने आपको कल भी इशारों में कहा था, आज ये मोर देन क्लियर। बिल्कुल। अब शांति वार्ता शुरू तो हो गई है, लेकिन उसका हश्र क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। दुनिया की निगाह लगी हुई है, लेकिन ट्रंप की जो हरकतें हैं, जो करतूतें उनकी हैं, वो बार बार यही इशारा कर रही हैं कि किसी भी कीमत पे वो नहीं चाहते, वो खुद नहीं चाहते हैं कि ये शांति वार्ता सफल हो। और बाकी बलि का बकरा, जैसा हम लोग पहले से बात करते रहे, जेडी वेंस उनके पास है ही है, वो शांति वार्ता फेल हो जाएगी, जेडी वेंस को टांग दो, हटा दो उनके पद से। इसी के चलते नहीं हुआ, नमस्ते, आगे फिर नया जुगाड़ देखेंगे। कुल मिला जुला करके फिलहाल निगाह बनाए रखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।